नए चैप्टर का नाम है जर्नल, JOURNAL, जर्नल। तो वैसे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है हमारे क्लास 11th के अंदर, है ना, जर्नल। तो ये चैप्टर हमें क्यों पढ़ाया जाता है वो बता देता हूँ आपको, या ये चैप्टर क्या है। जब हमने बहुत पहले अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ा था, ठीक है, तो अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर आपको बताया था कि ये, वैसे याद है किसी को अकाउंटिंग प्रोसेस क्या था? हाँ, वही IMRCSAC, राइट, है ना। आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग। तो खैर कोई बात नहीं, आर पर फोकस करते हैं। आर क्या था? रिकॉर्डिंग, राइट। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी भी बिज़नेस में अपने ट्रांजैक्शंस को, मतलब हमें रिकॉर्ड अगर करना है, हमें अपनी चीज़ों को रिकॉर्ड करना है, तो एक बुक बनाते हैं, है ना। तो मैंने आपको कहा था कि एक बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। तो इस बुक को क्या बोलते हैं? तो ये आपको तब शुरू में लिखवाया था, इस बुक को बोलते हैं जर्नल। तो आप इस चैप्टर में बेसिकली रिकॉर्डिंग करना सीखते हो। तो ये पहला ऐसा चैप्टर है टेक्निकली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे पहले जो चैप्टर्स हैं वो तो सिर्फ आप समझ लो थ्योरी है, रूल्स है, पढ़ते हो, पर यहाँ से आपको एप्लीकेशन सीखना है। अब आपको ये सीखना है कि बिजनेस में रिकॉर्डिंग कैसे होती है, ठीक है। तो जर्नल बेसिकली ये बुक होती है। तो पहले हम कुछ बेसिक थ्योरी लिखेंगे और फिर धीरे धीरे आपको चैप्टर में आगे लेकर चलूँगा। तो सबसे पहले आप फर्स्ट एरो डाल के लिखना, जर्नल इज़ अ बुक, journal is a book in which transactions are recorded, in chronological order। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वर्ड को आप चाहे अंडरलाइन कर लेना या ब्लॉक या हाईलाइट कर लेना। तो जर्नल जो होती है वो एक बुक होती है ना। तो जैसे मैंने ऐसी ड्राइंग बनाई थी तो वैसे ही समझ लो, ये एक बुक होती है, इसको जर्नल बोलते हैं। और इसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं, मतलब इसके अंदर हम लिखते हैं, लेकिन कैसे लिखते हैं? इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब, राइट, बिल्कुल सही। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है सीक्वेंस वाइज या डेट वाइज। तो ये आप एरो मार्क करके अपने समझने के लिए लिख सकते हो। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है सीक्वेंस वाइज या डेट वाइज। तो इसमें रिकॉर्डिंग बिल्कुल डेट वाइज होती है। जैसे आपके स्कूल में आपकी टीचर्स कभी कभी रिकॉर्डिंग करती हैं चीज़ों की, तो बिल्कुल डेट वाइज करती हैं कि आज की डेट है ये, कल की डेट पे ये, फिर परसों की डेट पर ये, ऐसे डेट वाइज रिकॉर्डिंग होती है। जैसे मैं भी घर जाता हूँ, मैं भी कुछ चीज़ें रिकॉर्ड करता हूँ अगर, तो डेट वाइज करता हूँ कि 10th जनवरी, अच्छा ये हो गया, 11th जनवरी, अच्छा ये हो गया, फिर 12th जनवरी, अच्छा ये हो गया। तो हम सीक्वेंस में डेट वाइज रिकॉर्डिंग करते हैं, तो इसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब इस बुक का एक दूसरा नाम भी होता है। इस बुक को जर्नल तो कहते ही हैं, लेकिन इस बुक को हम किसी और दूसरे नाम से भी बुलाते हैं, तो वो हमें पता होना चाहिए कि इसका दूसरा नाम क्या होता है। तो कोई तुक्का शुक्का मारो, किसी को अगर है पता तो। चलो मैं ये लिखवा देता हूँ। इसका दूसरा नाम होता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ठीक है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो हम जर्नल को दूसरे नाम से बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कह देते हैं, है ना। तो जर्नल कह दो या चाहे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कह दो, ठीक है। तो बस, तो ये मतलब होती है बुक, जर्नल, इसमें हमको करना है रिकॉर्डिंग। अब छोटी छोटी कुछ थ्योरी में बातें हमसे पूछ लेता है कभी कभी एग्ज़ाम के अंदर। जैसे सबसे पहले वो ये पूछ लेता है कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो नेक्स्ट एरो डाल के लिखते हैं एडवांटेजेस ऑफ जर्नल।
एडवांटेजेस ऑफ जर्नल, यानी कि इस बुक को बनाने का क्या फ़ायदा है या रिकॉर्ड करने का क्या फ़ायदा है। तो पहले तो आपसे वैसे ही पूछ लेता हूँ, तो इसका कुछ फ़ायदा है भी या ये बेकार है? फ़ायदा है ना। तो जब हम रिकॉर्ड करते हैं डेट वाइज तो उसका फ़ायदा होता है। तो क्या क्या एडवांटेज होते हैं, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप लिख लो। पहला तो प्रोवाइड्स डेटा इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, प्रोवाइड्स डेटा इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। एक तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यानी सीक्वेंस वाइज हमें डेटा प्रोवाइड कर देता है, आपको सारी बातें डेट वाइज पता रहती हैं, है ना। अगर डेट वाइज नहीं रिकॉर्ड करोगे, उल्टी सीधी रिकॉर्ड करोगे तो बाद में प्रॉब्लम आती है ना। तो जितना हम सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करते हैं उतना फ़ायदा रहता है। इसी तरह सेकंड एडवांटेज, पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स, पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स रिड्यूस, पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स रिड्यूस, यानी कि गलती होने की संभावना कम हो जाती है। तो जितना हम अच्छे से रिकॉर्ड करते हैं चीज़ों को उतना गलतियां होने का चांस कम हो जाता है, तो ये भी एक फ़ायदा हो जाता है। और एक और लिख लेते हैं, 3 एडवांटेज लिख लेते हैं, बहुत है। थर्ड है लेजर पोस्टिंग, LEDGER, लेजर पोस्टिंग बिकम पॉसिबल, लेजर पोस्टिंग बिकम्स पॉसिबल। तो ये मुझे पता है आपको नहीं याद होगा, भूल गए होंगे, है ना। ये लेजर वर्ड एक बहुत पहले लिखवाया था। हाँ वेरी गुड, याद है। देखो क्लासीफाइंग करने को लेजर कहते हैं। एक बार ऊपर जा रहा हूँ, तो जो ये चौथा स्टेप होता है ना, चौथा स्टेप क्या था? क्लासीफाइंग। तो क्लासीफाइंग को बोलते हैं लेजर। तो जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो रिकॉर्ड करने के बाद हमें क्लासीफाई करना है। तो अगर हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो फिर क्लासीफाई नहीं हो पाएगा। तो लेजर पोस्टिंग पॉसिबल तभी हो पाती है जब हम ये वाला चैप्टर करते हैं। तो ये चैप्टर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर करने से आप अगला चैप्टर कर पाते हो या लेजर पोस्टिंग कर पाते हो। ठीक है, तो ये छोटे से एडवांटेज है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो ये कुछ एडवांटेज लिख सकते हो। अच्छा, इसी तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। पहले एडवांटेज क्लियर हो गए, सिंपल छोटे छोटे पॉइंट्स। नेक्स्ट लिख लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ अकाउंट ऑफ जर्नल, लिमिटेशंस ऑफ जर्नल। इसके कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, मतलब कुछ कमियां भी हैं। तो जैसे हर चीज़ की अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है, खूबी भी होती है, खामी भी होती है। तो जर्नल के फ़ायदे भी हैं लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ कमियां भी हैं। तो जैसे पहला है नंबर 1, नॉट सुइटेबल फॉर लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस, नॉट सुइटेबल फॉर लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस। इसका मतलब है कि अगर बहुत सारी ट्रांजैक्शन होंगी, जैसे कोई बहुत बड़ा बिजनेस है, मान लो रिलायंस कंपनी, अब उनकी तो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, करोड़ों ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो वहाँ पर ये जर्नल रिकॉर्ड करने का सिस्टम जो है ये थोड़ा सा मतलब कम सूटेबल है, क्योंकि इतनी सारी बातों को रिकॉर्ड करना होगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। तो ये थोड़ा सा वहाँ पर कम सूटेबल रहता है। तो जहाँ पर बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं वहाँ पर जर्नल थोड़ा सा कम सूटेबल रहता है। दूसरा लिख सकते हो, इट इज़ नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर लेजर। ये लेजर को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। लेजर मतलब वही जो अभी बताया, जो हमें अगले चैप्टर में सीखना है, पोस्टिंग करना, तो ये उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। तो ये भी इसकी एक कमी है कि मतलब ये लेजर को सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाता। और तीसरा लिमिटेशन एक और लिख लेते हैं, छोटा सा पॉइंट है, थर्ड, कैश बैलेंस इज नॉट रिवील्ड, कैश बैलेंस इज नॉट रिवील्ड। इसका मतलब होता है
कि हमें ये नहीं पता रहता या ये नहीं पता चल सकता कि हमारे पास कितना कैश है। अभी आपके पास कितना कैश है बताओ, अभी आपकी जेब में कितने रुपए हैं? तो बच्चा कह रहा हमें क्या पता। तो अगर आपको भी नहीं पता तो इसका मतलब जर्नल वाले मेथड को भी नहीं पता। तो जर्नल करने के बाद हमें ये नहीं पता चल पाता कि हमारे पास कितना कैश है। तो ये इस मेथड का या इस जर्नल का लिमिटेशन है कि कैश बैलेंस इज़ नॉट रिवील्ड, इससे नहीं पता चलता। तो ये मतलब कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स हैं जर्नल को लेकर। तो ये एग्ज़ाम में बस थ्योरी में अगर आपसे पूछे तो एडवांटेज पूछे तो ये लिख लेना, लिमिटेशन पूछे तो ये लिख लेना। ठीक हो गया? तो यहाँ तक ओके? चलो, तो अब एक लंबी गहरी सांस लेकर आपको अब एक्चुअल जर्नल की तरफ लेके चलते हैं। नेक्स्ट एरो में आप लिखो हेडिंग प्रोफॉर्मा ऑफ जर्नल। अब मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ जिसके लिए आप आज आए हो और जिसके लिए मैं आज मेहनत कर रहा हूँ, प्रोफॉर्मा ऑफ जर्नल। यानी कि अब मैं आपको प्रॉपर तरीके से एक फॉर्मेट बनवा के बताऊँगा कि ये बुक कैसी बनती है, इसमें रिकॉर्ड कैसे करते हैं, ये कैसी दिखती है ना, इसका प्रॉपर प्रोफॉर्मा बनवाऊँगा। ठीक है? चलो, तो सबसे पहले पेज के बीचों बीच हेडिंग आती है, हेडिंग होती है इन द बुक्स ऑफ। उसके बाद सब बच्चे अपना अपना नाम लिख लेना। ठीक है? सब बच्चे अपना अपना नाम लिख लेना। जैसे आप अपने रजिस्टर पे अपना नाम लिखते हो, देखो अपने अपने रजिस्टरों में आपने अपना अपना नाम लिख रखा है या पड़ोसी का नाम लिख रखा है? अपना नाम लिख रखा है। तो ये जो बुक हम बना रहे हैं, ये जो किताब हम बना रहे हैं या ये जो जर्नल हम बना रहे हैं, तो इसकी हेडिंग पर आप सबसे ऊपर किसका नाम लिखोगे? अपना नाम लिखोगे। तो हमेशा हमें सबसे पहले अपना नाम लिखना होता है। यानी इन द बुक्स ऑफ, मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, आप अपना नाम लिख लो। ठीक है? तो हर बच्चा अपना नाम लिख लेगा बॉक्स में, आप, ताकि थोड़ा अलग चमकता रहे। बाकी बॉक्स नहीं बनाना तो येलो मत बनाओ। नहीं, वैसे नहीं बनाते, लेकिन बना भी दोगे तो कोई फांसी पे नहीं चढ़ाएगा। है ना? तो आपको जैसे अच्छा लगे वैसा, लेकिन हाँ, नाम लिखना बहुत ज़रूरी है। तो इन द बुक्स ऑफ नाम लिख लो अपना। फिर उसके नीचे लिखते हैं जर्नल, उसके नीचे लिखते हैं जर्नल। तो सबसे ऊपर नाम आ गया, फिर उसके नीचे आ गया जर्नल। अब ये बुक कैसी दिखती है ना, ये बुक का हमें स्ट्रक्चर बनाना है। तो ये जो बुक होती है बेसिकली जर्नल, इसमें टोटल, हाँ नहीं, टी शेप नहीं, टी शेप तो अकाउंट होता था। ये जो बुक होती है इसमें आपको 5 कॉलम्स दिखते हैं। पहला कॉलम जो होता है वो थोड़ा छोटा छोटा सा होता है, दूसरा कॉलम बहुत बड़ा होता है। तो आप भी अपने डिज़ाइनिंग करते समय इस बात का ध्यान रखना कि दूसरा कॉलम जो बनाओगे वो बहुत विड्थ ज़्यादा होनी चाहिए। फिर तीसरा कॉलम बहुत ही छोटा, तीसरा कॉलम देखो कितना छोटा सा है, बहुत ही छोटा। और चौथा कॉलम और पांचवा कॉलम जो है वो पहले कॉलम की तरह मीडियम। तो इस बुक के अंदर टोटल 5 कॉलम्स होते हैं। तो ये आपको कुछ कुछ ऐसी नज़र आती है। तो आप भी एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लो, है ना? तो बना लो ऐसा स्ट्रक्चर, और इसमें आपको टोटल 5 कॉलम्स नज़र आते हैं। ठीक है? अपने पड़ोसियों को चेक करते रहना कि पड़ोसी सही बना रहे हैं या नहीं। ठीक है? तो बना लो पहले 5 कॉलम। चलो, तो बताओ भाइयों बहनों, बन गए 5 कॉलम? ठीक है, अब इनका नाम लिखते हैं। तो इनका क्या नाम होता है? देखो, पहले कॉलम का नाम राइट होता है डेट। चलो, वेरी गुड। दूसरे कॉलम का नाम होता है पर्टिकुलर्स। दूसरे कॉलम का नाम होता है पर्टिकुलर्स। तीसरे कॉलम का नाम बहुत ही मज़ेदार होता है, L/F। हाँ, L/F। तो बोलते इसको लेजर फोलियो है, लेकिन लिखते नहीं है इतना बड़ा वर्ड, लिखते शॉर्ट में ही है L/F। ठीक है? अभी फुल फॉर्म नीचे लिखवा दूंगा।
और चौथे कॉलम का डेबिट। हाँ, ब्रैकेट में रुपी का सिंबल बना सकते हैं क्योंकि हम इंडिया में पढ़ रहे हैं। अगर आप यूएस में पढ़ रहे होते तो मैं डॉलर बनवा देता। और पांचवें कॉलम में क्रेडिट, राइट। तो ये आपको एक स्ट्रक्चर ऐसा नज़र आता है, इसको जर्नल बोलते हैं। तो ये जर्नल का फॉर्मेट बिल्कुल स्टैंडर्ड है ना। क्लास 11th हो, क्लास 12th हो, बीकॉम हो, सीए हो, एसीसीए हो, कुछ भी हो, तो दुनिया में कोई भी अकाउंटिंग कर रहा है अगर, तो जर्नल जब बनाते हैं तो ये फॉर्मेट रहता है ना। तो अब इसके अंदर कैसे रिकॉर्ड करते हैं, तो अभी तो ऐसे ही ड्रामा कर रहे हैं, धीरे धीरे हम चैप्टर जब आगे बढ़ेगा 3 लेक्चर 4 लेक्चर, तब हम उसको और अच्छे से सीख जाएंगे। लेकिन अभी सिर्फ ड्रामा करने के लिए डेट में कोई भी डेट लिख लो, जो भी आपका मन करे, अपनी बर्थ डेट लिख लो, डेट ऑफ बर्थ जो आपका दिल करे। तो डेट में तो आपको सिंपल डेट लिखनी है। तो घड़ी में क्या देख रहे हो? अच्छा, आज की डेट लिख रहे हो तो कुछ भी लिख लो, डेट तो ठीक है। बाकी लेजर फोलियो जो LF का कॉलम होता है, ये वाला, ये बेकार होता है ना। अब मेन पर्टिकुलर्स होता है, ईयर भी लिख सकते हो, ये लिख लो 2029, जो मन करे वो लिख लो। वो तो मैंने लिखा नहीं, मैंने सोचा आप समझदार हो, ठीक है। अब जो पर्टिकुलर होता है उस पर आपको फोकस करना है, मेन चीज़ वही सीखनी है, ठीक है। पर्टिकुलर कैसे लिखते हैं? अब पर्टिकुलर में सबसे पहले एक नाम आता है। नाम का मतलब है कोई भी एक अकाउंट होता है, अकाउंट को शॉर्ट में लिखते हैं A/C। तो आप ऐसी खाली डब्बा छोड़ दो, क्योंकि वो नाम मैं अभी नहीं लिख सकता, क्योंकि हो सकता है उसका नाम हो कैश, उसका नाम हो बैंक, उसका नाम हो मशीन, उसका नाम हो फर्नीचर, उसका नाम हो सैलरी, उसका नाम हो मोनू, उसका नाम हो सोनू, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोई एक नाम होगा अकाउंट। फिर थोड़ी सी दूरी पर जहाँ ये कॉलम ख़त्म हो रहा है, वहाँ हम डेबिट का सिंबल बनाते हैं DR, ठीक है। तो थोड़ी सी दूरी पर जहाँ ये कॉलम ख़त्म हो रहा है, वहाँ पर हम एक डेबिट का सिंबल होता है शॉर्ट में DR, वो बनाते हैं। और जो भी अमाउंट होता है, मान लो ऐसी कुछ भी लिख रहा हूँ 10,000, तो वो डेबिट के कॉलम में लिख लेते हैं 10,000। तो इस तरह से पहले हम एक छोटा सा डेबिट का पर्टिकुलर रिकॉर्ड करते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर है डेबिट वाला, लेकिन फिर हमें क्रेडिट वाला पर्टिकुलर भी रिकॉर्ड करना पड़ता है। अब क्रेडिट वाला जब पर्टिकुलर रिकॉर्ड करते हैं तो थोड़ा ध्यान से देखना, जब हम क्रेडिट वाला पर्टिकुलर रिकॉर्ड करते हैं तो थोड़ी सी 2 उंगली की जगह छोड़ते हैं। कितनी उंगली की जगह छोड़नी है आपको? 2 उंगली की, 2 उंगली की जगह छोड़नी है। और फिर क्रेडिट वाले पर्टिकुलर में भी कोई एक अकाउंट आएगा। अब वो नाम नहीं लिख रहा, क्योंकि नाम कुछ भी हो सकता है, क्या पता कैश हो, बैंक हो, मशीन अकाउंट हो, पेटेंट अकाउंट हो, मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोई एक नाम आएगा। फिर उसके बाद क्रेडिट का सिंबल नहीं बनाया जाता, क्रेडिट का सिंबल नहीं बनाया जाता, और बस अमाउंट जो भी है वो सीधा क्रेडिट के कॉलम में नोट कर दिया जाता है। तो सिंबल सिर्फ किसका बनाते हैं? डेबिट का। क्रेडिट का सिंबल नहीं बनाते, वो अंडरस्टूड होता है। लेकिन एक इसमें बड़ी ही मज़ेदार और चटपटी बात ये कि जब भी हम क्रेडिट का कोई अकाउंट रिकॉर्ड करते हैं तो उससे पहले, पुराने ज़माने से एक प्रथा चली आ रही है कि उससे पहले हम एक शब्द लगाते हैं, उसको बोलते हैं टू। क्या लगाते हैं? टू। तो शुरू में आप एक टू लिख लो। बाय किसी में नहीं लगाते, इसके अंदर तो वैसे जो आपको याद आ रहा है वो अकाउंट में लगाते थे। हाँ, जो आपको याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा वो अकाउंट में लगाते थे, लेकिन इसके अंदर बाय किसी में नहीं लगाते। तो इसके अंदर बस क्या लगाते हैं? टू। और वो भी कब लगाते हैं? क्रेडिट वाले के अंदर। तो कुछ कुछ आपको ये इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आता है, ठीक है। तो मैं ऐसी डेमो करने के लिए कुछ भी अकाउंट का 2 नाम आपसे पूछ के लिख लेता हूँ, है ना, ताकि आपको ये ना लगे कि सर घर से रट के आए थे वही लिखवा रहे हैं। तो कोई भी एक अकाउंट का नाम आप बता दो। बैंक अकाउंट, ठीक है। तो ऊपर वाले में लिख लेता हूँ बैंक अकाउंट, और ऐसी कोई भी एक दूसरा नाम भी आप बता दो, कैश, ठीक है। तो नीचे वाले में लिख देता हूँ कैश अकाउंट, ठीक है। तो कुछ भी मैंने लिख लिया आपके कहने से। तो कुछ कुछ रिकॉर्डिंग इस तरह से नज़र आती है आपको।
तो इसको कैसे रीड करेंगे, इसको रीड करके दिखा देता हूँ। इसको रीड हम ऐसे करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000, ठीक है। फिर नीचे वाले को रीड कैसे करेंगे, टू कैश अकाउंट 10,000। तो इसको ऐसे रीड करते हैं, तो समझ आया, थोड़ा थोड़ा ऐसे रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन ये रिकॉर्डिंग कंप्लीट नहीं होती। जब हम ये डेबिट और ये क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं, उसके नीचे फिर एक ब्रैकेट बनता है। उसके नीचे क्या बनता है, ब्रैकेट। उस ब्रैकेट में हमें एक छोटी सी इंग्लिश लिखनी पड़ती है। अब वो इंग्लिश में अभी लिख नहीं रहा, क्योंकि वो इंग्लिश कुछ भी हो सकती है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज हो सकती है। तो बस आप ऐसे एक ड्रामा कर लो कि हमें ब्रैकेट में एक इंग्लिश लिखनी है, एक सेंटेंस लिखना है। एलएफ में कुछ नहीं लिखना होता, एलएफ का कॉलम तो बेकार होता है, तो मैं इसको मार्क कर दूं बेकार। तो एलएफ के कॉलम को बोलते हैं लेजर फोलियो। तो ये हमारा वैसे बेकार कॉलम होता है, इसमें हमें कुछ नहीं करना, ठीक है ना। तो एलएफ मतलब लेजर फोलियो। चलो नीचे लिख देता हूँ। तो इसमें हमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करना। अच्छा, अब इस इंग्लिश पर आता हूँ। इस इंग्लिश को बोलते हैं, एक शब्द लिख लो, इसे बोला जाता है नरेशन। इस इंग्लिश वाले सेंटेंस को क्या बोलते हैं हम, नरेशन। ठीक है। अब आप पूछ सकते हो कि सर नरेशन का क्या मतलब है। तो नरेशन का क्या मतलब है वो बता देता हूँ। नरेशन का मतलब होता है दैट इज शॉर्ट समरी ऑफ द ट्रांजैक्शन। शॉर्ट समरी ऑफ द ट्रांजैक्शन। तो चिंता मत करना, जब अभी आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा तो ये सब बातें अपने आप ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगी। तो कुछ कुछ ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, इस तरह से रिकॉर्डिंग की जाती है। तो आओ थोड़ा सा रिवाइज करते हैं आगे बढ़ने से पहले। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि जर्नल में कितने कॉलम होते हैं, 5, ठीक है। पहला कॉलम का नाम डेट, दूसरे कॉलम का पर्टिकुलर, तीसरे का नाम लेजर फोलियो, चौथे का नाम डेबिट रुपी, फिर क्रेडिट रुपी। ये हो गया, ये तो लर्न हो ही जाएगा। डेट में आपको डेट लिखना है, पर्टिकुलर पे फोकस कर लो कि कैसे लिखना है। जो डेबिट की रिकॉर्डिंग होती है उसको कैसे लिखना है, आपको अकाउंट का नाम लिखना है और आगे डेबिट का छोटा सा सिंबल बनाना है, ठीक है। और क्रेडिट की जो रिकॉर्डिंग करनी है उसमें पहले 2 लाइन 2 उंगली की जगह छोड़नी है। उसके बाद क्या लिखना है, 2। उसके बाद क्या लिखना है, 2 ज़रूर लगाना है, देखो, क्योंकि ये पुराने ज़माने से प्रथा चल रही है। हालांकि आज के मॉडर्न अकाउंटेंट्स ये 2 नहीं लगाते और वो भी ठीक है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है आपके स्कूल वाले भी 2 लगवाएंगे और बुक में भी अगर आप चेक करोगे तो 2 आपको लगा हुआ मिलेगा। तो इसीलिए हम बुक के हिसाब से चल लेते हैं, तो 2 लगा देंगे, ठीक है। और उसके नीचे जो इंग्लिश लिखनी है उसको क्या बोलते हैं हम, नरेशन, ठीक है ना। तो ये बेसिकली परफॉर्मा होता है। तो क्लियर हो गया परफॉर्मा। चल, तो अब मैं रिकॉर्डिंग सिखाऊंगा। तो टोटल मतलब कुल मिलाकर आप समझ लो इस चैप्टर में हमें कितनी ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग सीखनी है, टोटल इन ऑल। नहीं, अब रिकॉर्डिंग करना सीखेंगे ना, थ्योरी तो ख़त्म। अब मैं आपको अलग अलग ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करना सिखाऊंगा, लेकिन आज तो सारी नहीं सिखा सकता क्योंकि समय नहीं है उतना। लेकिन टोटल कितनी ट्रांजैक्शंस हैं जो हमें रिकॉर्ड करना सीखना है, बताओ। नहीं, टोटल हैं हमारी 49 ट्रांजैक्शंस, हाँ, जिन्हें हमें रिकॉर्ड करना सीखना है। लेकिन सारी ऑब्वियसली आज थोड़ी ना सीख लेंगे, 49 तो बहुत ज़्यादा हो गए। तो आज हम थोड़ी सी ही सीखेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालते हैं बेसिक ट्रांजैक्शंस। आज हम थोड़ी सी सीखेंगे, ठीक है। तो आज थोड़ी सी सीखेंगे, 49 नहीं सीखेंगे, ठीक है। चैप्टर में 49 ट्रांजैक्शंस। अब वो देखो आपके ऊपर है, आप जितने मतलब अच्छे से समझ के पढ़ोगे तो उतना जल्दी होता रहेगा, है ना भाई। देखो ट्रांजैक्शंस आर लिमिटेड, 49, मुझे जो पढ़ाना है वो भी लिमिटेड है, तो ये दोनों तो कांस्टेंट हो गए। अब स्पीड कैसे फास्ट होगी, जितना आप कोऑपरेट करोगे, आप जल्दी जल्दी समझ के आगे बढ़ते रहोगे तो कर लेंगे। चलो तो करें फिर 1 से शुरू।
चलो ठीक है, तो मैं थोड़े थोड़े वन से शुरू करवाता हूँ। तो लिखो सबसे पहले फर्स्ट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करवाता हूँ आपको। इसमें लिखो मोहन कमेंस्ड बिजनेस, मोहन, वो तो मैं सिखाऊंगा मैडम, थोड़ा सा वो तो दो, मतलब पहले पढ़ा दूँ, मुझे 15-20 मिनट तो दो, अभी सिखाऊंगा। मोहन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹10,000। ठीक है, तो मैं सब सिखाऊंगा आपको, मैं याद करने के तरीके, समझने के तरीके, हर चीज़ सिखाऊंगा। तो बस आप आराम से लेकिन समझने पे फोकस करना। ठीक है, तो एक ट्रांजैक्शन में चाहे 10 मिनट लगे, मुझे चिंता नहीं है। मोहन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, ठीक है, 10,000। तो अब जिन जिन बच्चों ने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ रखा है, तो आप इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन बताओ। चलो ठीक है, एक तो आपने कहा कि कैपिटल में 10,000 ऐड होंगे, वेरी गुड। और दूसरा आपने कहा कि कैश के अंदर भी एसेट्स में 10,000 ऐड होंगे। चलो ठीक है, वेरी गुड। तो अब इसमें तो मैंने कुछ नहीं रटवाया आपको, ये तो आपको आता है ना। ठीक है, तो ये था चैप्टर 5। अब चलते हैं चैप्टर 6 पे। कैपिटल को क्लियर के हिसाब से आप क्लासिफाई करो। कैपिटल को क्या बोलोगे? कैपिटल, वेरी गुड। और कैश को आप क्या बोलोगे? क्लियर के हिसाब से करो ना क्लासिफाई, तभी तो चैप्टर पुराना पढ़ाने का फायदा है। अब बच्चा कह रहा है क्लियर क्या? रेवेन्यू, एसेट। हाँ, क्लियर का मतलब था कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट और रेवेन्यू, है ना। तो किसी भी चीज़ को आप 5 तरह से क्लासिफाई कर सकते हो। तो कैपिटल को तो कैपिटल ही कहेंगे, और कैश को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं हम? एसेट, राइट। तो आपके आंसर के हिसाब से कैपिटल 10,000 रुपये इंक्रीज हो रहा है ना, और एसेट भी 10,000 रुपये क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, राइट। यही हो रहा है ना। अब चैप्टर 6 में रूल्स पढ़ाए थे आपको, है ना, डेबिट क्रेडिट के, तो अब वो याद करो, वो अप्लाई करो। कैपिटल अगर इंक्रीज करती है, तो अगर रूल याद है तो बताओ, कैपिटल अगर इंक्रीज करती है तो डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं? जिसको रूल याद है, क्रेडिट। हाँ, कैपिटल अगर इंक्रीज करती है तो क्या करते हैं हम? क्रेडिट करते हैं। ये हमने चैप्टर 6 में रूल में पढ़ा था। और एसेट जब इंक्रीज करता है, एसेट, तो चाहे आप पीछे रूल से चेक कर लो, तो क्या करते हैं? डेबिट। तो जिनको अगर नहीं याद रूल, तो मैं फटाफट यहाँ कोने में रूल लिख लेता हूँ। देखो, कैपिटल का, लायबिलिटी का और रेवेन्यू का रूल होता है, बढ़ते हैं तो क्रेडिट, घटते हैं तो डेबिट। और एक्सपेंस का और एसेट का रूल होता है, बढ़ते हैं तो डेबिट और घटते हैं तो क्रेडिट। तो बस चैप्टर 6 की समरी ये रही। इस छोटे से बादल में चैप्टर 6 फिनिश हो गया। अब याद रखना आपका काम है, नहीं तो फिर अपना फर्रे वर्रे बना के लेके रहो। तो ये पूरा चैप्टर 6 ये है, राइट। पहले यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक ओके हो गया? अब देखो, यहाँ तक तो कहीं मैंने रटवाया नहीं, यहाँ तक तो सारा पुराना चैप्टर चल रहा है। अब इस चैप्टर पे आता हूँ कि जब आप इतना सीख गए, अगर आपको ये पता लग गया कि क्रेडिट किसको करना है, तो देखो एक बार अपने मुंह से बोल दो, क्रेडिट किसको करना है? कैपिटल को, है ना। और डेबिट किसको करना है? डेबिट एसेट को। एसेट का नाम क्या था? कैश, है ना। तो अब मैं देखो इस चैप्टर में आपको रिकॉर्डिंग करके दिखाता हूँ आपकी आंखों के सामने। नाउ चैप्टर 8 बिगिंस फ्रॉम हेयर। बढ़ूँ आगे? यहाँ तक समझ आया पहले? तो यहाँ तक आप नोट ना भी करो या समझ भी गए तब भी काम हो जाएगा, बट समझ आया यहाँ तक? ठीक है। अब देखो, अब चैप्टर 8 में आपको रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ कि इस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। पहला कॉलम का नाम क्या? डेट। दूसरे कॉलम का नाम क्या? पर्टिकुलर्स। तीसरे कॉलम का नाम क्या? LF, वेरी गुड। चौथे कॉलम का नाम क्या?
डेबिट, और पांचवें कॉलम का नाम क्या, क्रेडिट। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर तैयार हो गया। तो अब अगर आप अच्छे बच्चे बन के मेरी बात सुनना चाहते हो तो 2 मिनट पेन नीचे रख दो, और अगर आप अच्छे बच्चे नहीं बन के अपने मन के राजा बन के काम करना चाहते हो तो फिर मेरी बात मत सुनो और लिखते रहो, चेपते रहो। तो अगर अच्छे बच्चे हो तो 2 मिनट पेन नीचे रख देना, ठीक है। चलो, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप अच्छे बच्चे हो। तो अब यहाँ पे फोकस करके देखना, जो सिखाऊंगा एक बार में आप सीख सकते हो। डेट में तो कुछ भी मत लिखो, क्योंकि डेट तो हमने कुछ भी नहीं लिखी, तो डेट तो छोड़ दो खाली, बाकी जो भी डेट होगी वो लिख लेंगे। मान लो 10 जून, ठीक है। पर्टिकुलर पे फोकस करना, राइट। सिर्फ देखते रहो। सबसे पहले ये देखो कि हमने डेबिट किसको करा, बताओ, कैश। तो ये वर्ड याद रखना, किसको डेबिट करा, कैश। तो अब देखो कैसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। देखो, हाँ, तो देखो मैं लिख रहा हूँ कैश अकाउंट, फिर बिल्कुल एंड में डेबिट का सिंबल DR, और रुपी वाले कॉलम में 10,000, ठीक है। तो समझ आया, देखो डेबिट को रिकॉर्ड कैसे करते हैं। अब देखो ध्यान से, मैंने क्रेडिट किसको करा, क्रेडिट, वेरी, हाँ, आ जाओ स्टेज पे। तो क्रेडिट किसको करा, कैपिटल। तो क्रेडिट की अब देखो पोस्टिंग, ध्यान से देखो, 2 उंगली की जगह छोड़नी है, फिर क्या लिखना है, 2, और आगे क्या लिखना है, कैपिटल अकाउंट, और क्रेडिट के कॉलम में 10,000। तो आपको समझ आया। तो जब आपको रूल्स आते होंगे अच्छे से कि डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, तो बस उसी रूल्स को आपको अप्लाई करके ऐसे रिकॉर्ड करना होता है। तो जर्नल के अंदर ये डेबिट भी रिकॉर्ड हो गया और क्रेडिट भी रिकॉर्ड हो गया। लो जी, अब बच्चा पूछ रहा है कैश डेबिट में क्यों आया। तो देखो, मैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप आप ही से लेकर चला था। कैश आपने क्या कहा था, एसेट। फिर एसेट जब इंक्रीज होता है तो आपने रूल क्या बताया था, डेबिट, ठीक है। तो मैंने तो आपसे ही पूछ के करा। तो बताओ भाइयों बहनों, किसी को ये तो नहीं लग रहा कि मैं कोई आंखों का जादू कर रहा हूँ। मतलब आप संतुष्ट हो सब बच्चे, जो रूल होता है वो ही अप्लाई करना है, मैं कुछ चेंज नहीं कर सकता। जो रूल बोलेगा रिकॉर्डिंग उसी के बेसिस पर होगी। तो क्लियर हुआ इतना। अच्छा, अभी पेन मत उठाना। अब हमें एक आम यूज़र को बताने के लिए, अब जैसे आपके बहुत सारे दोस्त जो हैं जो साइंस या आर्ट्स पढ़ते हैं, उनको आप ये बॉक्स दिखा दोगे तो वो कहेंगे भाई ये क्या लिखा है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। उन्हें क्या समझ आएगा कि ये क्या लिखा है। तो आपको उन्हें एक शॉर्ट समरी देनी है इस ट्रांजैक्शन की। तो आप एक शॉर्ट में इंग्लिश में ये लिख सकते हो कि बिजनेस कमेंस्ड बाय मोहन। तो इस छोटी सी समरी लाइन पढ़ के आपके साइंस और आर्ट्स वाले दोस्त क्या समझ जाएंगे, बताओ। इतनी इंग्लिश तो वो समझ जाएंगे कि बिजनेस कमेंस्ड बाय मोहन का क्या मतलब होता है। इसमें तो कोई कॉमर्स की जरूरत नहीं है, ये तो कोई भी समझ जाएगा इंग्लिश पढ़ के कि बिजनेस कमेंस्ड बाय मोहन का मतलब क्या है, कि मोहन ने बिजनेस क्या करा, शुरू करा, स्टार्ट करा। तो बस इस छोटी सी समरी को बोलते हैं नरेशन। तो जब भी हम रिकॉर्ड करते हैं कोई भी चीज़ जर्नल के अंदर, तो उसकी हमें ये समरी लिखनी पड़ती है, ठीक है। तो क्लियर हो गया, देख लो, ठीक है। तो अब ये आप नोट कर सकते हो। तो हर ट्रांजैक्शन को इस तरह रिकॉर्ड करना है। तो टोटल 49 में से आपने एक सीख ली, मुबारक हो। तो अब आपको बिजनेस कमेंस करना आ गया। तो जब बिजनेस कमेंस होता है तो ऐसे रिकॉर्ड करना है। तो कर लो पहले रिकॉर्ड, फिर सेकंड पे बढ़ूँ। चलो, अब सेकंड ट्रांजैक्शन सीखते हैं। तो बिजनेस कमेंस करना तो सीख लिया। अब नंबर 2 में लिखते हैं गुड्स परचेज्ड फॉर ₹6,000। गुड्स परचेज्ड फॉर ₹6,000। चलो, तो पहले इसका मीनिंग सोच लेते हैं अच्छे से।
कि गुड्स परचेज्ड फॉर ₹6,000 का क्या मतलब है कि भाई आपने क्या करा, गुड्स खरीद लिया, ठीक है, और गुड्स खरीद लिया और कितने रुपए दे दिए बताओ, 6,000, तो पैसे आपने दे दिए, ठीक है। चलो, तो ये तो ट्रांजैक्शन हो गई। अब इस ट्रांजैक्शन के हिसाब से अगर आपसे मैं पूछूं कि चलो इसमें बताओ, रूल लगाओ, पहले चैप्टर 6 लगाओ कि क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। ठीक है, तो मैं लिखता रहता हूँ। एक तो आपने कहा कि हमने, क्योंकि देखो पैसे दे दिए, तो बिल्कुल आपने सही कहा, एक तो कैश में से माइनस होगा और गुड्स में प्लस होगा, स्टॉक में प्लस होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये तो आपने अकाउंटिंग इक्वेशन बिल्कुल सही बताई। चलो ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन से सब बच्चे संतुष्ट हो गए, गुड्स आपने खरीद लिए और पैसे आपने दे दिए, ठीक है। अब चैप्टर 6 के हिसाब से चलते हैं, क्लियर के हिसाब से चलते हैं। अब कैश कम हो गया, तो इसका मतलब मैं लिख लूँ कि कैश कम होने का मतलब है एसेट जो है वो कम हो गया, राइट। हाँ, अब इस पे हल्का सा जो चेंज आपको पहले सिखाया था वो दोबारा से डिस्कस कर लेता हूँ। जब हम रूल्स के चैप्टर पे चले जाते हैं ना, तो परचेज करने को, यानी कि गुड्स खरीदने को परचेज करने को माना जाता है, राइट, वेरी गुड। तब हम इसको परचेज ही बोलते हैं, हम कहते हैं कि ये परचेज करिए, और इसको माना जाता है कि ये हमारा क्या है, एक्सपेंस। रूल्स के चैप्टर में परचेज को क्या मानते हैं हम, एक्सपेंस। इसका मतलब है हमारा एक्सपेंस जो है वो बढ़ गया, हमारा एक्सपेंस हो गया रूल्स के चैप्टर में। हाँ, अब वो तो अब आगे पूछूंगा, बट पहले यहाँ तक क्लियर के हिसाब से ओके हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप रूल्स पूछूंगा, तो जिन जिन ने रूल्स पढ़ रखे हैं ये याद हो। एक्सपेंस बढ़ गया तो क्या रूल होता है, डेबिट, वेरी गुड। और कैश कम हो गया तो एसेट कम हो गया, तो क्या रूल होता है, क्रेडिट। तो आपको रूल याद रखना है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट और एसेट कम होता है तो क्रेडिट, ये रूल्स था। तो यहाँ तक बेसिकली हम पुराने चैप्टर का एप्लीकेशन करते हैं, राइट। तो अब रिकॉर्ड करें इस चैप्टर के हिसाब से। चलो, तो पहले मैं रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूँ। तो अब हम, क्योंकि टाइम थोड़ा सा सेव करना चाहते हैं, तो बार बार फॉर्मेट बनाएंगे, लाइनें खींचेंगे, टाइम वेस्ट होगा, तो मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा, ठीक है, टाइम बचाने के लिए। तो मैं आपको मेन रिकॉर्डिंग करके दिखाता हूँ कि कैसे होगी। तो पहले डेबिट की रिकॉर्डिंग करके दिखाता हूँ। अब हमने किसको डेबिट करा, देखो, खुद देखो। हाँ, मतलब एक्सपेंस का नाम क्या है, परचेज। तो देखो रिकॉर्डिंग देखना मैं कैसे कर रहा हूँ, बाद में नोट करना चाहें। रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, परचेज अकाउंट, फिर डेबिट का सिंबल बना दिया, 6,000। तो डेबिट की रिकॉर्डिंग कैसे कर रहा हूँ, परचेज अकाउंट डेबिट 6,000। और अब क्रेडिट की रिकॉर्डिंग देखो, क्रेडिट किसको करा, तो देखो क्रेडिट आपने किसको करा, कैश को। तो क्रेडिट की रिकॉर्डिंग देखो कैसे कर रहा हूँ। क्रेडिट की रिकॉर्डिंग के लिए 2 लाइन की जगह छोड़ के, मतलब 2 उंगली की जगह छोड़ के, टू कैश अकाउंट और क्रेडिट के कॉलम में 6,000। तो ये क्रेडिट की रिकॉर्डिंग हो गई, समझ गए। तो मैंने इस बार लाइनें नहीं बनाई, टाइम वेस्ट होने से बचाने के लिए, नहीं तो अगर बनाता तो कुछ कुछ लाइनें इस तरह से बन रही होती। अच्छा, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अभी आपके जो दोस्त हैं जो साइंस और आर्ट्स पढ़ते हैं, उन्हें तो समझ ही नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है। तो उनके लिए आप क्या करोगे, हाँ, तो आप उनको समझाने के लिए कुछ ब्रीफ में लिखोगे। तो आप लिख सकते हो गुड्स परचेज्ड, हाँ, इतना भी लिख दो तो समझ जाएंगे, है ना। पढ़े लिखे हैं वो या नहीं, तो जितने आप पढ़े लिखे उतने वो भी पढ़े लिखे हैं। तो गुड्स परचेज्ड भी लिख दो तो काम हो जाएगा। तो ये छोटी सी समरी आ जाएगी। तो समझ आ गया जी, ठीक है। तो कर लो आंसर। तो ये आपका आंसर है। लाइंस कब नहीं बनानी, मतलब अभी नहीं बनानी या एग्जाम में नहीं बनानी,
नहीं बनानी है, हाँ एग्ज़ाम में तो लाइंस बनानी है, लेकिन अभी क्यों नहीं बनवा रहा था मैं, थोड़ा टाइम बच जाए बस। लेकिन आप टाइम नहीं बचाना चाहते तो मत बचाओ, तो बना लो लाइन तो लिखो, रिकॉर्ड कर लो। चलो अब नंबर 3 सिखाता हूँ। नंबर 3 बिल्कुल नंबर 2 की तरह है, लेकिन एक हल्का सा ट्विस्ट करूँगा, वही ट्विस्ट सीखना होता है हमें। अब नंबर 3 में लिखते हैं, नंबर 3 ट्रांजैक्शन, गुड्स परचेज्ड फॉर ₹5,000 फ्रॉम जॉन सीना। गुड्स परचेज्ड फॉर ₹5,000 फ्रॉम जॉन सीना। चलो तो पहले वही अकाउंटिंग इक्वेशन सोचते हैं आराम से, कोई जल्दी नहीं है। इस बार भी आपने गुड्स खरीदे हैं, है ना, इस बार भी आपने गुड्स परचेज कर लिए हैं। बस इस बार ट्विस्ट क्या है आप बताओ। ठीक है, वेरी वेरी गुड। जब आपको किसी का नाम देता है, जैसे दे रखा है आपने गुड्स परचेज करे फ्रॉम जॉन सीना, तो मैंने आपको बताया था फिर हम जॉन सीना को क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। तो इसका मतलब माना जाता है कि गुड्स आपने क्रेडिट पर खरीदे। क्रेडिट पर खरीदने का मतलब है उधार पर खरीदे, आपने अभी पैसे नहीं दिए। तो अब इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन बताओ क्या करते हैं। लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स के अंदर प्लस करते एक तो, और स्टॉक में ऐड कर देते। तो अब स्टॉक छोड़ देते हैं क्योंकि अब तो हमें रूल लगाना है, तो एक तरह से परचेज हो जाता। अब इसको क्लियर के हिसाब से क्लासीफाई करो। परचेज को क्या बोलते हैं हम, एक्सपेंस, और क्रेडिटर को क्या बोलते हैं, लायबिलिटी। वेरी गुड। अब आप इसमें रूल लगा सकते हो। एक्सपेंस आपका बढ़ गया तो क्या करेंगे, डेबिट। वेरी गुड। और लायबिलिटी आपकी बढ़ गई तो क्रेडिट, है ना, यही रूल था। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। तो अब आप मुझे बताओ कि ये मैंने सॉल्व कर दिया। अब आपको अगर रिकॉर्ड करना हो तो आप कैसे करोगे। डेबिट में कौन सा अकाउंट रिकॉर्ड करोगे, परचेज वाला, है ना, परचेज अकाउंट को। और क्रेडिट में कौन सा अकाउंट रिकॉर्ड करोगे, क्रेडिटर वाला। और हमें और स्पेसिफिक होना है, क्रेडिटर का नाम क्या है, जॉन सीना। तो हम जब क्रेडिट करेंगे तो कौन सा अकाउंट करेंगे, क्रेडिट, जॉन सीना। तो क्रेडिटर भी कर सकते हो, लेकिन और स्पेसिफिक बोलेंगे तो जॉन सीना। तो क्लियर हो गया, डेबिट और क्रेडिट। चलो तो बिना लाइनों के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। चलो तो बिना लाइनों के रिकॉर्ड करते हैं। तो पहले डेबिट वाला रिकॉर्ड कर लो, लिखो मेरे साथ, परचेज अकाउंट डेबिट 5000। तो ये तो हो गया डेबिट वाला रिकॉर्ड। और क्रेडिट वाला रिकॉर्ड करते हैं हम, 2 उंगली की जगह छोड़ के 2। बताओ क्या लिखेंगे, 2, जॉन सीना। और क्रेडिट वाले कॉलम में 5000, है ना। तो ये मतलब हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब अपने दोस्तों को कैसे समझाओगे। हाँ, तो अपने दोस्तों को समझाने के लिए लिख लेते हैं, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। तो ये शॉर्ट समरी हो गई, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो आपको समझ आया थोड़ा थोड़ा, कोई भी दिक्कत तो नहीं लग रही। तो जितना आप रूल्स अच्छे से अगर सीख लोते हो तो आप ये रिकॉर्डिंग अच्छे से कर पाते हो। अब इसमें बस एक नई चीज़ सिखा देता हूँ। आपका नाम क्या है, मान गोपाल। आपका नाम क्या है, मोनू। आपका नाम क्या है, सुनीता। तो आपके नाम के आगे अगर मैं A/C लगा दूंगा तो आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, आप बुरा मान सकते हो। तो ये भी अकाउंटिंग की एक पुरानी प्रथा चली आती है कि जब हम किसी का नाम लिखते हैं
तो उसके आगे अकाउंट वर्ड फिर ना लगाओ, नहीं तो वो बुरा मान सकता है ना। और जॉन सीना अगर बुरा मान गया तो फिर तो आपको पता ही है कि क्या होगा आपका। तो ये वर्ड आप लिखकर ब्लॉक बनाकर काट देना ताकि ये बात आगे याद रहे। तो किसी के नाम के आगे जनरली अकाउंट वर्ड नहीं लगाते, बाकी लगा भी दोगे तो ऐसे नहीं कोई फांसी पे चढ़ा देगा, लेकिन ठीक है, जितनी अच्छी प्रथा सीखो उतनी अच्छी बात। चलो तो बोलो, समझ आया प्यारे बच्चों? कोई भी दिक्कत तो नहीं? चलो तो अब एक छोटा सा लास्ट एक एग्जाम्पल करते हैं, उसमें हम बस ये 3 ट्रांजेक्शन्स आपको देकर टेस्ट करते हैं कि मतलब आपको कुछ समझ आया भी कि नहीं आया। तो एग्जाम्पल 1, रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, तो 3 ट्रांजेक्शन्स दूंगा। नंबर 1, गोपाल कमेंस्ड बिजनेस with cash ₹6,000. Number 2, goods purchased from Brock Lesnar ₹2,000. और number 3, goods purchased ₹3,000। नहीं, अब वही तो बनवा रहा हूँ। तो अब आपको कैसे करना है? तो सर हमें क्या पता कैसे करना है? हाँ, कोई नाम ना दिया हो तो कैश है। तो देखो अब आपको कैसे सॉल्यूशन करना है। अब मैंने इस बार आपको 3 ट्रांजैक्शन दिए हैं, तो आपको कैसे करना है, एक ही बड़ा सा फॉर्मेट बना लो, 10 लाइनों का। ठीक है, और उसी में नंबर 1 को भी रिकॉर्ड करना है, फिर नंबर 2 को भी रिकॉर्ड करना है, और फिर नंबर 3 को भी रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो एक बड़ा सा 10-12 लाइनों का फॉर्मेट बनाकर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 तीनों को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो करो, बस आप करो, 5 मिनट आपको देता हूँ, फिर चेक कर लेंगे। तो समझ गए? चलो तो पूछ भी लेता हूँ, साथ साथ देख लेते हैं। तो पहले 1 का बताओ, गोपाल कमेंस्ड बिजनेस विद कैश में क्या रिकॉर्डिंग आपने करी, बोलिए। ठीक है, तो मैं भी दिखाता हूँ, फिर आप बताना। कैश अकाउंट डेबिट 6,000 और फिर 2 लिखा, 2। ठीक है, 2 कैपिटल अकाउंट। हाँ, तो नहीं तो आपका दोस्त कैसे समझेगा। फिर आपने ब्रैकेट में शॉर्ट में लिखा बिजनेस कमेंस्ड, है ना, वो समरी लिखनी ज़रूरी है। ठीक है, हाँ तो और अच्छी बात है, फ्रॉम बाय गोपाल वो भी लिख सकते हो। तो ठीक है रिकॉर्डिंग। फिर सेकंड है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम ब्रॉक लेसनर, परचेज अकाउंट डेबिट, और 2 ब्रॉक लेसनर के आगे अकाउंट लगाया तो F5 दे देगा वो, क्योंकि ब्रॉक लेसनर का नाम है ना, तो नाम के आगे अकाउंट नहीं लगाना है। ठीक है, तो नाम के आगे अकाउंट नहीं लगाना, तो खाली क्या लिखना है, 2 ब्रॉक लेसनर। तो परचेज अकाउंट को डेबिट और 2 ब्रॉक लेसनर। ठीक है, और फिर छोटी सी नरेशन, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। फिर थर्ड है गुड्स परचेज 3,000। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट 3,000 है ना, वो डेबिट की रिकॉर्डिंग हो गई, और 2 कैश अकाउंट 3,000। वो अंडरस्टूड है शॉर्ट में, तो खाली गुड्स परचेज लिख दो तो भी चल जाएगा। तो समझ आ गया। तो मतलब टोटल कितनी ट्रांजैक्शन सीखनी है आपको? 49। आज कितनी सीख ली हमने? 3। बट समझ आ गई। चलो तो बस आज की छुट्टी, रिवाइज करना, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।